अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है भेरिया यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट से रिलेटेड। तो भेरिया एंटी टेस्ट जो है उसके अंदर सिर्फ आपके पास तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक होता है इंग्लिश का, जिसके अंदर वर्बल नॉन वर्बल इंग्लिश, मतलब कि वर्बल इंग्लिश और एनालिटिकल इंग्लिश सारी आ जाती है। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स है दूसरा पार्ट है, उसके अंदर आपके पास जो है एक सिंपल लॉजिकल जो है रीजनिंग भी आती है उसके अंदर, इंग्लिश अपना मैथ के अंदर। ऐसे ही आपका जो है हायर मैथमेटिक्स आती है और सिंपल मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं इसी तरीके से। और जो थर्ड पार्ट होता है वो फिजिक्स का होता है, जिसके जस्ट 10 MCQs आपके पास आते हैं, यानी कि 40 MCQs, जबकि 45 MCQs इंग्लिश से रिलेटेड हो गए, 45 आपके मैथमेटिक्स और एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड हो गए। बाकी बचते हैं 10 MCQs, वो आपके फिजिक्स से रिलेटेड आते हैं। तो आज उसका हम पहला मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम ये भी सीखेंगे किस तरीके से जो है एमसीक्यूज को क्रैक किया जाता है, किस तरीके से उनके आंसर्स जो है निकाले जाते हैं। आपको अगर फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट्स कोई भूल गए हैं या जहन में नहीं आ रहा, तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आंसर सही तरीके से टिक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये मैंने मॉक टेस्ट बनाया है और इसके 100 MCQs हैं, इसके एंड में इसकी कीज भी हैं। उसके अलावा जो है इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी हैं हर एमसीक्यूज के आंसर की। तो मैं आपको इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला इंग्लिश का पार्ट है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो 10 मैंने एमसीक्यूज रखे हैं वो सिनोनियम में से रखे हैं। सिनोनियम्स आपने बताना है, चूज द सिनोनियम ऑफ ब्रेव। आपको पता है कि ब्रेव का मतलब होता है कोई बहादुर इंसान, तो बहादुर के लिए कौन सा लफ्ज इसका सिनोनियम बनेगा? तो कोवर्डली का मतलब होता है बुजदिल। ऐसे ही फियरफुल का मतलब भी एक तरह से यही है, डरा हुआ, बुजदिल। ऐसे ही टिमिड का मतलब भी यही होता है, कमजोर या बुजदिल या डरा हुआ। तो जो करेजियस है इसका सही आंसर है। ठीक है जी। तो करेजियस का मतलब, ब्रेव मीन्स शोइंग करेज, तो करेजियस डायरेक्ट सिनोनियम, द अदर्स आर एंटोनियम, तो बाकी सारे एंटोनियम्स कहलाएंगे। ऐसे ही सेकंड है क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है कोई चालाक हो। ठीक है जी। जो शातिर हो उसको हम क्लेवर कहेंगे। ऐसे ही फुलिश यानी कि बेवकूफ, क्लेवर नहीं होगा। ऐसे ही डम्प जो है वो भी क्लेवर नहीं होगा, स्टूपिड बेवकूफ ये भी क्लेवर नहीं होगा। तो इंटेलिजेंट जो होता है उसको हम क्लेवर कह सकते हैं। दिस इज द डायरेक्ट सिनोनिम। क्लेवर मीन्स क्विक टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। जो ऐसा आदमी जो आसानी से चीजों को इशारतन समझ जाए उसको कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी है, तो वही वाली बात है इंटेलिजेंट, क्लेवर। इस क्लोजेस्ट मैच, अदर्स आर अपोजिट, बाकी जो है इसके सारे अपोजिट्स हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ऐसे थर्ड एमसीक्यूज है जिसमें पूछा गया एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत पुरानी हो। ठीक है जी। मॉडर्न जो है इसका एंटोनियम है, ऐसे न्यू भी इसका एंटोनियम है। ओल्ड जो है बिल्कुल सही बात है, एंशियंट का मतलब भी कोई पुरानी चीज है, तो ओल्ड का मतलब भी पुराना होता है, तो इसका आंसर ओल्ड होगा। ऐसे कंटेम्प्रेरी का मतलब भी होता है कोई चीज न्यू है, तो एस का मतलब ये हुआ कि एंशियंट मीन्स वेरी ओल्ड, जबकि ओल्ड इज अ सिनोनियम। बाकी जो रेस्ट है वो सारे एंटोनियम्स। तो इसमें ट्रिक ये है कि जितने भी आप सिनोनियम्स एंटोनिम्स के आपके जो आंसर्स होंगे ना, उसमें हमेशा ये होता है तीन एमसीक्यूज आपको डिफरेंट दिए जाते हैं, एक एमसीक्यूज आपका उसका आंसर होता है। तो कोशिश उनकी ये होती है कि जो इसका जो मतलब कि आंसर होता है वो हमेशा सिनोनियम अगर पूछा गया है तो वो एक सिनोनियम देंगे, बाकी सब एंटोनिम्स होंगे। आपको अंदाजा लगाना होगा कि कौन से सिनोनिम्स है और कौन से एंटोनिम्स है। ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पर जनरस है। जनरस का मतलब ये है कि आप जो है बहुत ज्यादा सखी हैं। ठीक है जी। तो ज़्यादा चैरिटेबल जो है एक तरह से सखी वाला आपको फील आ रहा है, तो चैरिटेबल यानी कि ऐसा पर्सन जो जनरस हो। बाकी स्टिंगी, माइजरी, ग्रीडी ये सारे जो है हम ये कह सकते हैं कि इसमें लालचपन छुपा हुआ है। ग्रीडी इस लालची, स्टिंगी ऐसे ही होता, माइजरस कंजूस, तो ये सारे जो है एंटोनियम्स कहलाते हैं। ओके जी। ऐसे तरीके से आपके पास ये 4 एमसीक्यूज होते हैं, इसी रिलेटेड मैंने 10 एमसीक्यूज रखे हैं। आगे भी इस तरह से ही है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार या अपने काम से सिंसियर, ऑनेस्ट कहते हैं। तो यहाँ डिसीटफुल यानी कि वही बात है, धोखा। फ्रॉडिया, फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडी को कहेंगे। ऐसे डिसऑनेस्ट वही बात है जो ऑनेस्ट ना हो। ट्रूथफुल इसका जो है सिनोनियम होगा। ऐसे ही आपके पास काम, काम का मतलब होता है ठंडा, खामोश। ठीक है जी। तो ऐसे ही एजिटेटेड नहीं कहलाएगा, ऐसे टर्बुलेंट भी काम नहीं होगा। पीसफुल आपका बिल्कुल अमन सुकून। रेस्टलेस यानी कि जिसके अंदर सुकून ही ना हो। ठीक है जी, बदसकून। तो ये जो है काम के, बाकी ये इंटोनियम से ये सिनोनियम है। ठीक है जी। ऐसे ही अब आपका 7 नंबर एमसीक्यूज है। उसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रॉड का क्या मतलब कि सिनोनिम होगा। ब्रॉड का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो बहुत ज्यादा बड़ी हो, चौड़ी हो। ठीक है जी, ब्रॉड, ब्रॉडर आइडिया।
तो ब्रॉड का सिनोनियम क्या होगा? नैरो का मतलब होता है कोई चीज बहुत छोटी हो, पतली हो, तंग हो। ऐसे थिन का मतलब भी पतला, तंग। स्लिम का मतलब भी पतला या तंग। तो वाइड जो है इसका सिनोनियम होगा। ठीक है जी, वाइड का मतलब होता है कोई चीज इसकी ज्यादा लेंथ हो, विड्थ हो। ठीक है जी, तो इसलिए डायरेक्ट सिनोनियम होगा। नैरो इज थिन, स्लिम आर एंटोनियम्स। ऐसे क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब क्या होता है? क्यूरियस का मतलब है जिसमें आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, या कोई ऐसी चीज जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो, तो उसको क्यूरियस कहते हैं, जिसे क्यूरियोसिटी होता है। तो सिनोनिम बताना है क्यूरियस का, तो इनडिफरेंट इज नॉट क्यूरियस, अपैथेटिक इज नॉट क्यूरियस। ऐसे इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव का मतलब ये कि आप इंक्वायरी कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, सवाल जवाब कर रहे हैं, तो यानी इंटरेस्ट होगा तो सवाल जवाब होंगे ना। अनइंटरेस्टेड वैसे ही एंटोनियम कहलाएगा। तो क्यूरियस का जो है ईगर टू नो, किसी चीज के बारे में जानना, इंक्विजिटिव इज सिनोनियम। बाकी जो अदर्स हैं वो लेक ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि वो एंटोनियम्स हैं। होप कि आपको यहाँ तक एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पोलाइट है। पोलाइट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा नरम गो हो, आसानी से सिंपल से बात करे। रूड, जाहिर है हम सख्त मिजाज को कहेंगे, रूड इट इज एंटोनियम। ऐसे ही कर्टियस, कर्टियस आपका जो होता है कि बहुत ज्यादा तहजीब से प्यार से बात करने वाला। इम्पोलाइट, यानी कि पोलाइट का वो है एंटोनियम है। ऐसे डिसकर्टियस भी अपना पोलाइट का एंटोनियम है। तो बाकी रेस्ट एंटोनियम है, ये आपका सिनोनिम है। तो पोलाइट मीन शोइंग गुड मैनर, ठीक है जी। कर्टियस इज अ डायरेक्ट सिनोनिम, अदर्स आर एंटोनिम्स। 10वां एमसीक्यूज जिसका है डिलीजेंट। ठीक है जी, डिलीजेंट। डिलीजेंट का क्या मतलब होता है? यानी कि हार्ड वर्किंग। जैसे आपको पता है डेलीगेट्स होते हैं काम करने वाले, वर्क वर्क के साथ सिंसियर। ऐसी लेजी, जाहिर है सुस्त को कहेंगे। एडल भी सुस्त कहलाएगा, स्लगिश भी आपका सुस्त कहलाएगा। तो ये सारे एंटोनियम्स हैं, ये आपका इसका सिनोनिम हो गया। तो आपको आई होप कि अंदाजा हो गया होगा किस तरह से जो है सिनोनियम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं एंटोनियम्स की तरफ। मैंने इस टेस्ट में 10 एंटोनियम्स भी रखे हैं। तो हैप्पी का एंटोनियम बताना। हैप्पी का मतलब हमें बहुत आसान है, खुश होना। ठीक है जी, तो इसका एंटोनियम बताना है, यानी कि आपको इसकी उलट बतानी है। तो जॉयफुल का मतलब भी यही होता है, मजा खुशी। चीरफुल का मतलब भी यही होता है, मजा खुशी। डिलाइटेड का मतलब भी यही होता है, बहुत ज्यादा मजा या खुशी। जबकि सैड का मतलब इसका उलट है, तो ये इसका एंटोनियम होगा। ठीक है जी, हैप्पी मीन्स जॉयफुल, इट्स अपोजिट से अदर सफिशिएंट और सिनोनिम्स। ठीक है जी। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कोई चीज ताकतवर हो। पावरफुल इज सिनोनियम। ऐसे ही माइटी इज आल्सो सिनोनियम। ठीक है जी, स्टर्ड इज आल्सो सिनोनियम। वीक जो है इसका एंटोनियम कहलाएगा। आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गया। 13 नंबर एमसीक्यूज में आपसे पूछा है कि भाई बताएं ब्यूटीफुल का एंटोनियम क्या होगा। ब्यूटीफुल का मतलब कोई चीज बहुत खूबसूरत होती है। ऐसे जॉर्जियस हम कहते हैं, खूबसूरती को कहते हैं। लवली, प्यारी चीज को कहते हैं। ऐसे प्रिटी भी हम खूबसूरती प्यारी चीज को कहते हैं। तो ऐसी अगली का मतलब होता है कोई चीज ऐसी जो नागवार हो, जो आपको दिखने में अच्छी ना लगे, उसको अगली कहेंगे। तो ये इसका एंटोनियम होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 13 एमसीक्यूज हो गए। 14 नंबर एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया है कि रिच का बताना है एंटोनियम। रिच का मतलब आपको मालूम है, रिच मीन्स वेल्थी, यानी कि बहुत ज्यादा अमीर। तो इसका मतलब ये वेल्दी सिनोनियम है। ऐसी एफ्लुएंट भी सिनोनियम है। प्रोस्पेरस भी खुशहाली को कहते हैं, यानी खुश नसीबी को कहते हैं। तो ये भी आपका एंटोनियम नहीं है, सिनोनियम है। तो पुअर इसका एंटोनियम होगा, यानी कि अमीर का गरीब। ठीक है जी। ऐसे ही आपसे काइंड का पूछा गया। काइंड का, काइंड जनरस काइंड को कहते हैं। कंपैशनेट भी काइंड को कहते हैं। ऐसे जेंटल भी काइंड को। ठीक है जी, तो सारे सिनोनियम्स हैं ये। बाकी क्रूल जो है इसका एंटोनियम कहलाएगा। आगे चलते हैं। 16 में पूछा गया है आपसे फास्ट। फास्ट का क्या मतलब है? जो चीज बहुत तेज हो, जल्दी। तो क्विक माने भी फास्ट ही कहलाता है, स्विफ्ट माने भी यही है, तेजी कहलाता है। रैपिड माने भी तेजी कहलाता है। लेकिन स्लो का मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा आहिस्ता हो। तो फास्ट का स्लो होगा एंटोनियम। ऐसी क्लीन की बात करें, क्लीन मतलब बहुत ज्यादा कोई चीज साफ हो, प्योर हो। ठीक है जी, स्पॉटलेस हो, क्लियर हो। लेकिन जो डर्टी है वो इसका एंटोनियम कहलाएगा। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंट बहुत सिंपल बात है कि जिसके अंदर हौसला हो। ठीक है, कॉन्फिडेंट का मतलब मैं बहुत ज्यादा हौसले में हूँ। तो एश्योर्ड इज आल्सो कॉन्फिडेंट, यानी कि जिसका मतलब भी वही है, बोल्ड यानी कि कॉन्फिडेंट। सिक्योर का मतलब भी यही है, कॉन्फिडेंट। बाकी रह गया शाय, यानी कि शर्म आ रही है किसी को, कॉन्फिडेंट नहीं है वो इतना, तो ये इसका एंटोनियम होगा। 19 में आपसे पूछा गया सिंपल। सिंपल का क्या मतलब होता है? कोई चीज सादा हो, आसान हो, इजी। ठीक है जी, इजी हो या बेसिक हो या प्लेन हो, दिस इज सिंपल, यानी कि सिनोनिम से। बाकी कॉम्प्लेक्स, कोई चीज मुश्किल हो, बहुत ज्यादा पेचीदा हो, तो ये इसका एंटोनियम कहलाएगा।
लास्ट है एंटोनियम के अंदर सबसे ज्यादा सवाल है कि मॉडर्न। तो मॉडर्न का मतलब कोई चीज न्यू हो, कंटेम्परेरी हो, करंट हो, ठीक है जी, न्यू हो, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंशियंट का मतलब इसका एंटोनियम होगा। ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट के अंदर मैंने प्रीपोजिशंस रखे हैं। प्रीपोजिशंस भी बहुत ज्यादा टेस्ट में आते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो प्रीपोजिशन में पूछा गया है कि द पेंट बॉक्स इज डैश 50 रुपीज। तो जब भी आप कोई चीज की रकम के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर ऑफ लगाएगा, ठीक है जी। प्राइस को इंडिकेट करने के लिए ऑफ यूज होगा, इज यूज टू इंडिकेट प्राइस और वैल्यू। बॉक्स ऑफ 50 रुपीज, ठीक है जी, 50 रुपीज का है तो कॉस्ट 50 रुपीज यहाँ पर ऑफ लगेगा। ऐसे ही द पुट ऑल द वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो कोई भी ऑर्डर के अंदर रखना है तो इन हम यूज करते हैं यहाँ पर। इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज होता है हमेशा। ठीक है जी। ऐसे ही इसका 23 नंबर एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया है कि भाई बताएं। 23 नंबर एमसीक्यूज हो गया। 24 नंबर एमसीक्यूज। 24 में पूछा, इज वेरी केयरफुल। ही इज वेरी केयरफुल हिज हेल्थ। तो यहाँ पर क्या लगेगा इस प्रिपोजिशन? केयरफुल ऑफ होता है हमेशा, केयरफुल के साथ ऑफ लगता है, मीनिंग टेकिंग केयर अबाउट समथिंग, ठीक है जी, केयर ऑफ। ऐसे ही केम डैश ट्रेन यस्टरडे। वो किस के जरिए आया है? कल ट्रेन के जरिए आया। तो हम हमेशा किसी भी बस ट्रैवल की चीज ट्रांसपोर्ट होती है तो उसके साथ हमेशा हम बाय लगाते हैं। यहाँ पर यूज होगा बाय लव्स। ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे पूछे गए, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस। मैं आपकी कामयाबी पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। कामयाबी पर होगा तो यानी कि हम इसको हमेशा सक्सेस के लिए ऑन होगा, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, ठीक है जी। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन योर सक्सेस। ऐसे ही माई कजन डाइड डैश कैंसर। कैंसर से मेरा कजन जो है इंतकाल कर गया। तो हम डाइड ऑफ लिखेंगे, डाई ऑफ। ठीक है जी। सक्सेस व्हेन द काज इज डिजीज और इलनेस। जब भी किसी मौत आती है किसी की, किसी बीमारी से, तो हम उससे डाइड ऑफ लिखेंगे। ठीक है जी। 28 नंबर एमसीक्यूज में, ही इज गुड। किसी सब्जेक्ट में आप जो है गुड हैं तो उसके अंदर हमेशा एट लगेगा। फिजिक्स, ठीक है, इस्लामिया, तो आप लिखेंगे एट, गुड एट। ठीक है जी। इंडिकेट स्किल इन सब्जेक्ट और एक्टिविटी। ठीक है, आई एम गुड एट प्लेइंग, ठीक है जी, क्रिकेट इस तरह से आप कह सकते हैं। अगर किसी टॉपिक की बात हो रही है, ठीक है जी, किसी चीज में वीक है और उसमें आप वीक हैं तो उसमें वीक इन बोलेंगे आप। ठीक है जी। इंडिकेट लैक ऑफ प्रोफिशिएंसी सब्जेक्ट, ठीक है जी, तो आप लिखेंगे वीक इन ग्रामर। ठीक है जी। लास्ट इसका है, शी इज वेटिंग। शी इज वेटिंग फॉर व्हाट? वेटिंग के लिए हमेशा वेटिंग फॉर लगता है, ठीक है जी। करेक्ट फ्रेज मीनिंग टू स्टे अंटिल समवन अराइव्स। यानी कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ जब तक कि वो ना पहुंचता हूँ, इसलिए हम वेटिंग फॉर बोले। आगे चलते हैं। इस तरह से टेस्ट के अंदर आपका जो एक्टिव पैसिव का पोर्शन होता है, एक्टिव पैसिव के लिए हमेशा आपने कुछ बातें याद रखनी है, उससे आपके लिए आसान हो जाएगा एक्टिव को पैसिव करना और पैसिव को एक्टिव बनाना। हमेशा इसमें याद रखिएगा कि थर्ड फॉर्म यूज होती है वर्ब की, पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम कह सकते हैं, वो थर्ड फॉर्म यूज। और प्रेजेंट टेंसेस के लिए आप अगर हम जो है इज एम आर यूज कर रहे होते हैं, पास्ट के लिए वाज वर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अगर कोई चीज प्रेजेंट में है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, ही राइट्स एन एस, तो आपको मालूम पड़ गया कि हम जो है इसके अंदर हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि ही का हिम कर देंगे हम, और एन ऐसे आपका शुरू में आ जाएगा, एन ऐसे। अब एन ऐसे क्योंकि प्रेजेंट था जुमला तो इसलिए हम इज लगाएंगे। एस एस से इज हमें मालूम है कि पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, यानी कि थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर रिटर्न लगाएंगे, राइट का रिटर्न। ही एन ऐसे इज रिटन बाय हिम, तो इस तरीके से इसका आंसर होगा एन ऐसे इज रिटन बाय हिम, ये आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन क्या क्या है? प्रेजेंट सेंटर अगर एक्टिव है तो उसके अंदर ये इज आर एम यूज होगा, पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा और इज रिटर्न हम इसको यूज रखेंगे। ठीक है जी। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आपका नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ही द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट। अब ये देखो पास्ट इंडेफिनिट है, कॉल्ड है, सेकंड फॉर्म यूज हुई, द टीचर कॉल्ड हो गया। अब देखो जब पास्ट पार्टिसिपल होगा तो उसको हम, अगर कोई पास्ट जुमला है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, हम उसके लिए सेकंड वाज वर लगाए। ठीक है जी। द स्टूडेंट, ठीक है, द स्टूडेंट वाज हो जाएगा, द स्टूडेंट वाज कॉल्ड। ठीक है जी। द स्टूडेंट वाज कॉल्ड बाय द टीचर, तो उसका हो जाएगा द स्टूडेंट वाज कॉल्ड बाय द टीचर, दिस विल बी द आंसर बी। शी डिड नॉट बाय द फ्रूट। अब देखो डिड नॉट इज ऑलवेज क्या कहते हैं, पास्ट टेंस है, तो इसके लिए वाज लगेगा। शी द फ्रूट्स यानी कि वर हो जाएगा, द फ्रूट्स वर नॉट बाट बाय हर।
शी के लिए हर यूज करेंगे, तो इस तरीके से इसका आंसर बी आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे एमसीक्यूज है, ही डन द वर्क, यानी कि हमारे पास परफेक्ट में टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव। इसके अंदर हम उसको सवाल कर रहे हैं, हैज ही डन द परफेक्ट, हैज ही डन द डन वर्क, कोई क्या उसने काम कर लिया है। तो हम इसको हैज ही वाले जुमले से ही शुरू करेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा जब परफेक्ट टेंस आ जाए तो उसमें बीन लगता है, अगर कोई कंटिन्यूस आ जाए तो उसमें बीइंग लगता है। ठीक है, इसमें हम बीन यूज करेंगे परफेक्ट के अंदर, हमेशा याद रखिएगा, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, सबके अंदर हम बीन लाजमी यूज करेंगे। तो हैज ही डन द वर्क, हम लिखेंगे हैज द वर्क बीन डन बाय, हैज का ही का हो जाएगा बाय हिम, तो इसका मतलब इसका बी आंसर होगा। ठीक है जी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है, दे वर वेटिंग फॉर हिम। अब देखो इंग फॉर्म आ गई है, कंटिन्यूस आ गया, कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया वही वाज वर सेम यूज यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर बीइंग इस्तेमाल होगा एक्स्ट्रा, यानी कि फॉर हिम की जगह हो जाएगा ही वाज बीइंग। ठीक है जी, ही वाज बीइंग थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगी, वेटेड फॉर बाय देम, अब दे की जगह देम यूज करेंगे। ठीक है जी, तो इसका आंसर सी होगा। ही विल राइट अ लेटर, अब फ्यूचर के लिए क्या होता है, फ्यूचर के लिए आप बी लगा देते हैं हमेशा, ही विल राइट अ लेटर, ही अ लेटर विल बी हो जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, यानी कि इसका ए आंसर होगा आपका। ऐसे ही सारा पेड द बिल्स, आपको पता चल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, वाज वर यूज करेंगे, द बिल्स वर पेड बाय सारा। ठीक है जी। हु स्टोल योर बाइक, अब ये अगेन सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, हु स्टोल योर बाइक, यानी कि किसने आपकी बाइक चोरी की, तो वही वाज वर यूज करेंगे, द बाइक हुम बाय हुम वाज योर बाइक स्टोलन, तो हम इस तरीके से इसका पैसिव बनाएंगे। ही क्रिएटेड हिज ही क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, ये भी एक सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट है, वही पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, दिस मास्टरपीस। ठीक है जी, दिस मास्टरपीस वाज क्रिएटेड बाय हिम, यानी कि इसका बी आंसर होगा। ऐसे दे विल हैव वॉन द मैच, अब विल हैव आ जाए इस तरह का जुमला, तो इसमें हमने बात की थी कि एक्स्ट्रा हम बीन यूज करेंगे। ठीक है जी, द मैच विल हैव बीन, यानी कि द मैच विल हैव बीन वोन बाय देम, दे का देम हो जाता है। आई होप कि आपको एक्टिव पैसिव के कुछ रूल्स भी पता चल गए होंगे, किस तरीके से सवाल आ सकते हैं। अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन की तरफ। ठीक है जी, तो 40 एमसीक्यूज हमारे इंग्लिश के कंप्लीट हो गए, उसमें हमारा जो है एक्टिव पैसिव हो गया है, लेकिन हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें नहीं रखा फिलहाल, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा मॉक टेस्ट होगा उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के सेक्शन की। मैथमेटिक्स में भी आपके पास जो है 40 तकरीबन सवाल होते हैं, जिसमें बेसिक हमने इसमें जो इस लेक्चर में हमारा जो मॉक टेस्ट है वन, इसमें बेसिक सवाल मैंने रखे हैं। सबसे पहले है सवाल के एलसीएम मालूम करना है इन तीनों का। आपको मालूम है कि एलसीएम के लिए हम इस तरीके से एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, बहुत सिंपल। आपने क्या करना है, यहाँ पर टेबल लगाने हैं। ठीक है जी, अब टू का टेबल किसी को भी लग रहा है तो आप लगा दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ टू का टेबल 15 टाइम्स, अब टू का टेबल अगेन लग रहा है तो आप लगा दें, इसको 5 टाइम्स लगेगा। अब टू का टेबल नहीं लग रहा तो आप थ्री पर आ जाएंगे, ये 5 टाइम्स लगेगा। ठीक है जी, अब फाइव का टेबल ही लगेगा सबको 1 टाइम, तो इस तरीके से यहाँ पर 1 1 आ गया। अब जो है इन सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो आंसर होगा वो एलसीएम होगा, 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, तो आपका एलसीएम निकला 60। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर के लिए सिंपल बात यह है कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो जिनके फैक्टर दो से कम हो या दो होते हैं, जबकि कंपोजिट नंबर के जो है फैक्टर दो से ज्यादा होते हैं, यानी कि ऐसा नंबर जो दो से ज्यादा नंबर से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर देखिए 41 इज अ प्राइम नंबर, 53 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 97 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, इसके फैक्टर नहीं है, एक ये खुद है एक वन है, दो फैक्टर हैं, ऐसे नंबर को हम प्राइम कहते हैं, तो ये सारे प्राइम है। बाकी जो बचा 87 ये आपका क्या है, कंपोजिट है, क्योंकि इसको थ्री भी डिवाइड कर सकता है, 29 भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है जी, तो इसकी जो है फैक्टर ज्यादा है, दो से ज्यादा है, इसलिए 87 इज अ कंपोजिट नंबर। आगे चलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 72 का, इस शिफ्ट के लिए मैं सिंपल बात बता दूं, आपने जो है सिंपल वही बात है, वो टेबल लगाना है जो दोनों को लगे। ठीक है जी, तो ये 36 आएगा, यहाँ पर इसका 60 आएगा, फिर दो का टेबल 18 बार, यहाँ 30 बार, फिर दो का टेबल यहाँ 9 बार, यहाँ
15 बार। अब 3 का टेबल दोनों को लगता है तो हम 3 का टेबल लगाएंगे। अब कोई भी टेबल सेम नहीं लगता तो आपके पास यही नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। HCF कहलाएगा। 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24 विल बी द HCF। आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गया। आगे चलते हैं। 44 में पूछा गया द सम ऑफ 450 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी। मतलब कि टोटल रकम 450 है, दो हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया है, बिटवीन ए एंड बी, दो लोगों में, इन द रेशियो ऑफ 7:8, 7:8 में। अब बताना है कि बी का शेयर कितना होगा। ठीक है जी। तो आपको पता चलता है कि इसमें से आपने शेयर मिला हुआ है, रेशियो मिला हुआ है, यानी कि दो वैल्यूज में डिवाइड किया गया है एक पूरी वैल्यू। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ए पूछा जाता तो आप पहले पार्ट को लेते, बी पूछा गया तो आप सेकंड पार्ट को लेंगे। टोटल हिस्से कितने बनेंगे? 7 + 8, ये टोटल बनता है इसका कितना? 15 पार्ट्स। 15 पार्ट्स में से 8 पार्ट्स कितने हैं? बी के हैं। तो हम लिखेंगे 8/15। ठीक है जी। टोटल कितने पार्ट्स किसके बनाने? 450 रकम के। तो इसका टेबल इसको लगेगा आई थिंक 3 टाइम्स, तो इसके साथ जीरो आ जाएगा। 8 3 = 24, यानी कि इसका आंसर आएगा 240। यानी कि अगर बी का शेयर 240 हो गया तो ए का शेयर बाकी बचेगा। ठीक है जी, वो हो जाएगा 210 रुपये। ठीक है जी। आपके पास जो बी का शेयर है वो कितना मिला है? 240 रुपये। ठीक है जी। आगे चलते हैं। शॉपकीपर एक वॉच खरीदता है 80 रुपए की और बेचता है 100 रुपए की, तो बताना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। सिंपल, हम सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट आपको पता चलता है कि 100 - 80 हो जाएगा 20। तो प्रॉफिट आपका 20 मिला, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? जितना प्रॉफिट है वो ऊपर रखेंगे, और जितने की ली थी यानी कि कॉस्ट प्राइस आपके नीचे रखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर देंगे। ठीक है जी। इस तरीके से जो है इसका सोल्यूशन होगा। अब ये 8 का टेबल 4 का इसका 10 टाइम्स लगता है। ठीक है जी। ऐसे यहाँ पर 2 का टेबल 2 टाइम्स, यहाँ 5 टाइम्स लगता है। ऐसे 2 का टेबल 1 टाइम या 5 टाइम, तो 5 5 हो जाता है 25। तो आपके पास 25% मिलेगी। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा है कि सिंपलेस्ट इंटरेस्ट मालूम करना है, यानी कि SI मालूम करना है। SI का फार्मूला बड़ा आसान है। PRT/100 है, आपने याद रखना है। PRT/100। P इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब जो टोटल वैल्यू है। दिस इज 600। R इज द रेट, कितना रेट है? 6% का। और T की वैल्यू यानी कि आपके पास साल है, कितने साल? 4 साल। और अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है जी। ये जीरो जीरो दोनों से कट जाएंगे। 6 इज द 36, 36 को जब आप 4 टाइम्स करते हैं तो आपके पास 144 आंसर आ जाएगा। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। 45% ऑफ 320, तो आपने बड़ा सिंपल तरीके से परसेंटेज को खत्म करके डिवाइड में 100 लिख देना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 320 लिख देना है इस तरीके से। तो जीरो जीरो से काट देंगे आप। ठीक है जी। फिर अगर दो का टेबल लगाते हैं तो आपके पास यहाँ 5 टाइम हो जाएगा। यहाँ दो का टेबल लगाते हैं तो 16 बार हो जाएगा। अब 5 का टेबल यहाँ एक बार, यहाँ 9 बार लगता है। अब 16 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 144 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही आगे चलते हैं। 48 मार्क्स, 48 नंबर MCQs। 12% इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, यानी कि कोई चीज 1200 की है, उसको 20% डिस्काउंट के साथ आप बेच। तो इसका सबसे पहले आप 20% निकालेंगे, तो आप लिखेंगे 20% ऑफ 1200। ठीक है जी। अब इसका निकालना है तो जाहिर है हमने अभी सॉल्व किया सवाल, इस नीचे 100 लिखेंगे या 1200 लिखेंगे। जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। 20 दूनी 12 दूनी 240 हो जाएगा, यानी कि 240 का डिस्काउंट हो। अब क्या करेंगे आप? ओरिजिनल वैल्यू में से 240 निकालेंगे तो आपके पास 960 विल बी द सेलिंग प्राइस। ठीक है। आगे चलते हैं 49 नंबर MCQs पे। इसके अंदर हमने जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी पूछा जाएगा तो आपने हर साल का अलग मालूम करना होगा। ठीक है जी। तो अगर मैं पहले साल का मालूम करूं 5%, तो यानी कि इस 2000 का 5% क्या होगा? 10% देखें तो 200 होगा, तो 5% 100 होगा। यानी कि अगर एक साल का करूं तो ये 2100 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है ना? यानी कि 2000 से 2100, यानी कि 100 रुपये बढ़ गए। ऐसे ही जब मैं 2100 से 5% निकालूंगा तो यानी कि 2100 का 5% बनेगा। अगर मैं इसका 10% करूं तो बनता है 210। 5% का मतलब 105 रुपये। तो दूसरे साल में 105 रुपये मिलेंगे। तो यानी कि दोनों सालों का अगर कम टोटल करूंगा तो वो 205
5 रुपये हो जाएंगे। तो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हर साल का अलग अलग इंटरेस्ट मिला के आगे बढ़ते जाए, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 205 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट में आएंगे। ठीक है जी। तो आज के इस लेक्चर में थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है, तो मैं 50 MCQ सॉल्व करता हूँ इंशाल्लाह। फिर जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आगे 50 MCQ से आगे चलेंगे। तो 50 MCQ हम कर लेते हैं। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 9? अब 4 और 9 से कौन सा नंबर डिजिट डिवाइड हो सकता है, तो आपने चेक करना है वन बाय वन। अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो लास्ट 2 डिजिट्स आप देखें। सिर्फ 4 के लिए क्या रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट्स आपने देखने हैं। अब 44 इज डिविजिबल। ठीक है जी। अब 9 के लिए देख लो। अगर आप 9 के लिए देखते हैं तो 9 के लिए सिंपल रूल ये है कि सबको प्लस करके वैल्यू जो होगी वो डिविजिबल बाय होनी चाहिए इस नंबर से। तो 1 + 4 + 4 करते हैं तो 9 आता है, तो यानी कि 9 डिविजिबल है, तो इसका मतलब 144 इज डिविजिबल। बाकी इन सारों को अगर जब देखेंगे इस कंडीशन पे, 24 ठीक है भाई 4 से डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं इन सबको प्लस करता हूँ तो आंसर कितना आता है, 2 + 2 + 4 8 आता है, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए ये इस कंडीशन पे नहीं उतरता। ऐसे ही ये भी नहीं उतरता, ये भी। सिर्फ 144 ही डिविजिबल है बाय 4 और 9। आई होप कि आपको अभी तक जो 50 MCQs हैं वो बहुत अंडरस्टैंडिंग में आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट जो है आगे वर्किंग करेंगे। इस पार्ट में हमने इतना ही करना था। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैंने ये PDF जो है लिंक में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।